मार डाला मैंने। सारा ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खून से पूरी तरह सन चुके थे। लड़खड़ाते हुए वो उठती है और कमरे से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी एक बार फिर उसे छड़ी की खटखट की आवाज सुनाई देने लगती है। सारा घबरा कर पीछे देखती है। बुढ़िया ठीक उसके पीछे खड़ी हुई भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी ना? मैंने खुद तुम्हें मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? सारा के इतना कहते ही बुढ़िया और जोर जोर से हंसने लगती है और अपने सर पर लगे जख्मों से रिश्ते खून पर हाथ फिराकर उसे किसी नरभक्षी जानवर की तरह चाटने लगती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। सारा कमरे से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वो बुढ़िया अपने ठीक सामने खड़ी हुई नजर आती है। बहुत हुआ, अब बस भी करो ये हाइड एंड सीक। एक बूढ़ी औरत को इतना परेशान करना कोई अच्छी बात है क्या? तुम इंसान नहीं हो सकती। अभी तो तुम मेरे पीछे थी ना, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई तुम? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सारा का दिमाग इस समय कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। अभी अभी जो उसने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से भी उस पर विश्वास कर पाना उसके लिए बहुत कठिन था। तो क्या ये बूढ़ी औरत और उसकी पोती मर चुके हैं और उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है? और वो मरे हुए लोग जिनकी डेड बॉडी अभी कुछ देर पहले उसने एक कमरे में देखी थी, जिन्होंने उसकी आंखों के सामने उसके पति को किसी राक्षस की तरह मार डाला। दर्जनों सवाल एक साथ सारा के दिमाग में घूम रहे थे। इससे पहले कि सारा इन सवालों का जवाब ढूंढ पाती, वो बूढ़ी औरत अपनी स्टिक को हवा में लहराती है और सारा की गर्दन पर एक जोरदार वार कर देती है। लोहे की छड़ी से गर्दन पर चोट लगते ही सारा जमीन में गिर पड़ती है और उसके सर से खून बहने लगता है। कुछ पलों में सारा अपने होश खो चुकी थी। दूसरी ओर मॉम, डैड, कहाँ हो आप लोग? ना आपका फोन लग रहा है, ना आपकी कोई खबर मिल रही है। मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या? नताशा के पेरेंट्स को गायब हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। नताशा ने अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस भी जांच करके थक गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लग पाया था। हेनरी और सारा पुलिस की फाइलों में गुमशुदा होकर बंद हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर बीच रास्ते से वो दोनों कब और क्यों और कैसे गायब हो गए। पुलिस अपनी तरफ से ये केस लगभग बंद कर चुकी थी। एक दिन अचानक सारा के मोबाइल से भेजे हुए मैसेज उसकी बेटी के मोबाइल पर रिसीव हो जाते हैं। मॉम ने मुझे एक लोकेशन भेजी है। इसका मतलब मॉम और डैड यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन फिर मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि पता नहीं वो अब तक होंगी या नहीं? कहीं वो दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं? नहीं मॉम, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत करो, पुलिस आप तक पहुँचे ना पहुँचे, मैं आप तक पहुँच कर ही रहूंगी। सारा की बेटी बार बार अपने मॉम डैड का फोन डायल करती है, लेकिन दोनों में से किसी के भी नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। पता नहीं अब कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, बार बार आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखा रहा है। नताशा अपना बैग पैक करती है और कार से अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल पड़ती है। लोकेशन की मदद से नताशा उस बंगले तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर पहुंचकर बेल रिंग कर देती है। स्वागत है मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? आप मेरा इंतजार क्यों करेंगी? मैं तो आपको जानती तक नहीं। परेशान मत हो, जल्दी ही सब जान जाओगी। इतने बड़े बंगले में रहने के लिए कोई साथी तो चाहिए होता है ना, इसीलिए मैं हमेशा मेहमानों का इंतजार ही करती रहती हूँ। इसी बहाने कुछ समय के लिए ही सही मेरा मन बहल जाता है। अंदर आओ, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए? नहीं, बस थोड़ा पानी मिल सकता है? तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। बूढ़ी औरत पानी लेने के लिए चली गई थी। तभी नताशा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने
और राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी तो इन्होंने कहा कि ये बंगले में अकेले रहती हैं, फिर अचानक ये बच्चा कौन है? कुछ ही देर में बुढ़िया पानी का गिलास लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। ये कैसा पानी है? इसमें से तो गंदी बदबू आ रही है। छी, ऐसा लगता है कोई जानवर इसमें गिरकर मर गया है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा गिलास लेकर आती हूँ। शायद कुछ गिर गया होगा। रहने दीजिए, मेरी पानी पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। आप प्लीज कोई रूम दे दीजिए रात में रुकने के लिए। अब हाँ जरूर। ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। मॉम डैड यहाँ पर करने क्या आए होंगे? क्या करूँ? इस बूढ़ी औरत से ही पूछ लूं क्या अपने मॉम डैड के बारे में? ये घर मुझे इतना मिस्टीरियस सा क्यों लग रहा है? पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद पता लगाने की कोशिश करती हूँ। नताशा बाथरूम में जाती है और मुंह हाथ धोने के बाद बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? कोई है? कोई है? मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। नताशा बाथरूम का दरवाजा पीट पीट कर मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन जैसे उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ मुझे बाहर निकालो, कोई है? नताशा रोते हुए एक बार फिर से बाथरूम के दरवाजे में लात मारती है। उसकी उम्मीद के विपरीत इस बार बाथरूम का दरवाजा ऐसे खुल जाता है जैसे वो कभी बंद ही नहीं हुआ था। वो दौड़कर बाथरूम से बाहर आती है, लेकिन बाथरूम के बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये दरवाजा लॉक किसने किया था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नताशा घबराते हुए वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी उसे अपने कमरे में उड़ती हुई एक मधुमक्खी नजर आती है। मधुमक्खी बार बार आकर नताशा के कान के पास आकर गुनगुन की आवाज कर रही थी। तभी मधुमक्खी नताशा के कान में डरावनी आवाज में उसका नाम फुसफुसाने लगती है। नताशा। क्या मैंने अभी सुना? मधुमक्खी ने मेरा नाम पुकारा। नताशा घबराकर दरवाजे की ओर जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने उसे वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आती है। आप यहाँ? तुम्हारे लिए पानी का जग लाई थी। क्या हुआ, तुम घबराई हुई नजर आ रही हो? वो पता नहीं किसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। सो जाओ, पुराना घर है, कभी कभी हो जाता है। नताशा वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती है, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ये हवेली अब उसे बहुत ही डरावनी महसूस हो रही थी। सर्च शुरू करती हूँ। वो बुढ़िया भी अभी तक सो गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं इस बुढ़िया ने ही मॉम डैड को यहाँ पर कैद करके रखा हो? लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? क्या नताशा अपने मॉम और डैड का सच जान पाएगी? आखिर क्या है इस हवेली का रहस्य? जानने के लिए देखना ना भूले वेलकम होम पार्ट 3।